अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स का चैप्टर 7 का आज टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? जब आप किसी मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में क्या आएगा? चेंज आएगा। उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है फोर्स? सच फोर्स विच चेंजेस शेप और अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज क्या कर देती है? चेंज कर देती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद है आपके पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है आपके पास? कि भी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स को अगर आप रिमूव करते हैं तो फोर्स रिमूव करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्या रहता है? वापस आ जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जब स्प्रिंग के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी शेप और साइज में क्या आएगा? चेंज आएगा। क्या आएगा? चेंज आएगा। उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उसकी लेंथ में जो इंक्रीज आएगा उसके बाद जब आप फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो दोबारा कंप्रेस हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्या रहता है? वापस आ जाता है। तो स्प्रिंग की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो क्या है इलास्टिसिटी आपके पास? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है दोबारा अपनी असल पोजीशन में जो वापस आ जाए। टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले? रीस्टोर कर ले। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद आपके पास एक टर्म है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है आपके पास? वो लिमिट होती है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जैसे मैंने अभी स्प्रिंग वाली एग्जांपल दी थी। स्प्रिंग को जैसे आप उसको कंप्रेस करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं, जब उसको आप एक्सटेंड करेंगे तो जहां तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकता है, जहां तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा, वो उसकी क्या होगी? इलास्टिक लिमिट होगी। जिसके बाद अगर आप स्प्रिंग को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए, इट मींस दैट कि वो इलास्टिक लिमिट से कहां चला गया? बाहर चला गया। उसने इलास्टिक लिमिट क्या कर दी है? क्रॉस कर दिया है। अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकता। तो इलास्टिक लिमिट क्या है आपके पास? ऐसी लिमिट है जिसके अंदर रहकर ऑब्जेक्ट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता है? रिस्टोर करता है। उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। उसके बाद आपके पास टर्म है स्ट्रेस की। स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है आपके पास? जब किसी बॉडी के ऊपर शेप चेंज करते हैं आप, उसकी साइज चेंज करते हैं या उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ती है। तो स्ट्रेस क्या आपके पास? फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के रिजल्ट में उसके शेप, साइज या वॉल्यूम में क्या आता है? चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस जो है बेसिकली क्या है आपके पास? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या आपके पास? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर, ऑब्जेक्ट के एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करके आप उसके शेप में, साइज में या फिर वॉल्यूम में क्या लाते हैं? चेंज लाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। अगर हम उसकी यूनिट की बात करें, हाँ जी, यूनिट क्या होता है हमारे पास? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है आपके पास? मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस का एसआई यूनिट आ जाएगा। उसके बाद एक टर्म है हमारे पास स्ट्रेन। हाँ जी, स्ट्रेन क्या है आपके पास? जब किसी बॉडी के ऊपर आप
स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप साइज में क्या आता है, चेंज आता है। तो वो जो चेंज होता है और जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी, अब देखिए पहले सपोज ये मार्कर है, इसकी लेंथ सपोज L है हमारे पास, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, अगर ये मूवेबल है तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके इसकी लेंथ में क्या कर दूं, चेंज कर दूं, इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। सपोज ये एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग समझने से जब मैं इसको चेंज करता हूं, इसकी लेंथ मैंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो अब उसकी ओरिजिनल लेंथ और इस लेंथ में क्या होगा, फर्क होगा। तो स्ट्रेन जो होता है बेसिकली आपके पास फ्रैक्शनल चेंज होता है। आप रेशियो फाइंड करते हैं कि भी चेंज कितना प्रोड्यूस हुआ है और उसके अलावा उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो क्या थी। तो स्ट्रेन क्या आपके पास फ्रैक्शनल चेंज होता है बिटवीन चेंज, जो उसमें चेंज प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस अप्लाई करने से, उसके बाद जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो, सपोज मैंने आपको लेंथ वाली एग्जांपल दी है, तो सपोज लेंथ में चेंज क्या आता है, डेल एल आता है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो क्या थी हमारे पास, एल नॉट थी। तो स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, रेशियो होती है चेंज की और ओरिजिनल की, कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी और उसमें चेंज कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो होती है। सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो का मतलब क्या है, ऊपर वाली वैल्यू के यूनिट नीचे वाली वैल्यू के यूनिट से क्या आ जाएगा, कैंसिल। अगर सपोज लेंथ की केस में लें आप, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, आपके पास लेंथ का यूनिट क्या, मीटर, मीटर से मीटर क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास नो यूनिट आएगा। तो स्ट्रेन जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है बिटवीन द सेम रेशो, क्योंकि सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। उसके अगर हम बात करें एक ग्राफ के थ्रू जो है हम इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब इलास्टिक लिमिट है क्या बेसिकली आपके पास, कि भी अगर बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें और उसकी क्या है, शेप या साइज में क्या है, चेंज आए। तो एक ग्राफ में ड्रा कर रहा हूं फोर्स का और डिस्टेंस का, एक्स का, एक्सटेंशन का, ये एक्स है एक्सटेंशन, ये आपके पास फोर्स है। एक मैंने इलास्टिक ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे आप रबड़ ले लें, रबड़ में जितने ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करके उसको एक्सटेंड करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा उसकी लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये एक्स जो है आपके पास चेंज इन लेंथ है, फोर्स में जो उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये क्या था हमारे पास कि भी जितनी ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ही ज्यादा उसकी लेंथ में क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। अब देखिए जहां तक होगी स्ट्रेट लाइन, जहां तक ऑब्जेक्ट जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और जैसे ही अगर रबड़ जो है वो एक्सटेंड, मजीद फोर्स अप्लाई करने से अगर रबड़ टूट जाता है तो वो इलास्टिक लिमिट से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। यानी इसको समझने से पहले हम हुक्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि भी किसी बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब देखिए स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट इनटू क्या रहेगा आपके पास, स्ट्रेन। तो ये हमारे पास था हुक्स लॉ कि भी जितना ज्यादा आप स्ट्रेस, अब देखिए फोर्स क्या आपके पास एज अ स्ट्रेस एक्ट कर रही है और उसका चेंज इन लेंथ जो है, एक्सटेंशन जो है वो आपके पास एज अ स्ट्रेन आएगी। स्ट्रेन हम यही कहते हैं ना कि भी बॉडी में चेंज कितना प्रोड्यूस हुआ है, हम चेंज की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब इनका ग्राफ क्या आएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन आएगा। और हुक्स लॉ जो है वो जस्ट एंड जस्ट एप्लीकेबल होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। किसके अंदर लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर एप्लीकेबल होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर सकता, तब आपके पास हुक्स लॉ भी वैलिड नहीं होता।
अब जैसे मैंने रबड़ वाला केस लिया था कि भी रबड़ को मैं एक्सटेंड करता जा रहा हूँ, फोर्स उसकी बढ़ाता जा रहा हूँ, उसके ऊपर चेंज भी क्या होता जा रहा है, उसके डायरेक्ट रिलेशन के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही अगर मैं मजीद फोर्स अप्लाई करता हूँ और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता, तो उससे आगे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। उसके बाद जो है आपके पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस दैट कि भी यहाँ तक बॉडी जो है वो क्या था, इलास्टिक लिमिट के अंदर था। क्या था, इलास्टिक लिमिट के अंदर था। अगर यहाँ पर आप फोर्स को रिमूव कर देते तो दोबारा जो है वो रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता। और अगर जैसे ही आपने मजीद फोर्स अप्लाई की, वो टूट गया है, तो अब टूटने के बाद तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। इट मींस दैट कि भी उसने इलास्टिक लिमिट क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। अब आपके पास ये वाला रिलेशन जो है वो फॉलो नहीं होगा, और उस केस में आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। उसके बाद जो है बॉडी में एक और फॉर्म, बॉडी जो है वो एक नई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, परमानेंट डिफॉर्मेशन। कि बॉडी में जो है वो परमानेंट एक नया चेंज आ गया है, जिसे हम दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर नहीं कर सकते। तो बॉडी में जो नया चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। उसके बाद आपके पास हमने यहाँ पे हुक्स लॉ को देखा था। अगर यहाँ से हम कांस्टेंट देखें, हाँ जी, स्ट्रेन मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, स्ट्रेस ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेन। तो मतलब हुक्स लॉ के अंदर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो क्या रहती है, सेम रहती है। और इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि किसी भी मटेरियल की जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा, ये मटेरियल वाइज जो है ना वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप मटेरियल चेंज करेंगे उसके कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हर मटेरियल की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या होता है आपके पास, डिफरेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यंग मॉडुलस। अच्छा जी, यंग मॉडुलस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको हमने स्ट्रेस पढ़ा। स्ट्रेस क्या था आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या था आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास एक टर्म आती है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस भी आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया ही होती है, लेकिन ये आपके पास फोर्स तब होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट की आप लेंथ में चेंज लाएंगे, लेंथ में चेंज लाने के लिए जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जो आप फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, कि भी जब बॉडी में आप चेंज इन लेंथ की रेशियोज क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है आपके पास, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जैसे मैंने पहले सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिया था, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेन का यही फार्मूला होगा आपके पास, डेल एल ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, एल नॉट। कि अगर किसी बॉडी की लेंथ में जो आप चेंज फाइंड कर रहे हैं, चेंज की रेशियो जो आप लेंथ में चेंज की रेशियो जो फाइंड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। हाँ जी, टेंसाइल स्ट्रेस क्या था, कि बॉडी की ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज करने के लिए जो आप फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। वैसे आपके पास आप बॉडी की लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा उसका जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस में सिर्फ आप बॉडी की लेंथ को चेंज कर सकते हैं। अगर सिंपल आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो आप लेंथ में भी चेंज कर सकते हैं, शेप में भी चेंज कर सकते हैं, साइज में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो जस्ट एंड जस्ट हम किसको डिस्कस करेंगे, लेंथ में चेंज को डिस्कस करेंगे। कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो बॉडी की लेंथ में चेंज लेकर आए, उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेम हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। वैसे सिंपल स्ट्रेन जो है वो आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन शेप भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कि आप सिर्फ और सिर्फ लेंथ के चेंज की रेशियो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये था हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में
लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, वो है जी यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, हाँ जी, यंग मॉडुलस जो है वो आपके पास क्या है, रेशियो बिटवीन, यंग मॉडुलस को हम y से इग्नोर करते हैं, इट इज अ रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। सिंपल जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इलास्टिक मॉडुलस भी हम कहते हैं। अगर हम सिर्फ लेंथ को देख रहे हैं तो लेंथ में जो आपके पास मॉडुलस होता है, इलास्टिक मॉडुलस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। और उसका क्या है आपके पास डिफाइन क्या है, इट इज अ रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। हाँ जी, उसके बाद सपोज हमारे पास एक रॉड है, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, अब मैंने इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स जो है अप्लाई नहीं की, इसके ऊपर कोई स्ट्रेस जो है अप्लाई नहीं किया, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपके पास, L0 है। कितनी है, L0 है। अगर मैं इसके ऊपर चेंज लाता हूँ, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो लेंथ है मैं कहता हूँ कितनी हो जाती है, L हो जाती है। कितनी हो जाती है, लेंथ कितनी हो जाती है उसकी, L हो जाती है। अब इसका जो चेंज इन लेंथ होगा वो कौन सा पोर्शन होगा आपके पास, ये वाला पोर्शन होगा ना आपके पास। इतनी लेंथ क्या की हमने, चेंज किया है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा आपके पास, डेल एल। ये आपके पास क्या है, चेंज इन लेंथ, जो चेंज उसकी लेंथ में क्या होगा, प्रोड्यूस हुआ है। तो इलास्टिक यंग मॉडुलस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। हमने एक रॉड कंसीडर किया है जिसकी लेंथ कितनी आपके पास, L0 है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया है। स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो बॉडी की लेंथ में चेंज लाए। हाँ जी, टेंसाइल स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया, बॉडी की लेंथ में चेंज आ गया। पहले क्या थी, L0, अब क्या हो गया है, L हो गया है। और ये क्या आपके पास, चेंज इन लेंथ जो प्रोड्यूस हुआ है, जो एक्चुअल चेंज क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। हाँ जी, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है आपके पास, बॉडी का टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होगा आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी यूनिट एरिया के ऊपर आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है। उसके बाद अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेन की, टेंसाइल स्ट्रेन, हाँ जी, टेंसाइल स्ट्रेन क्या है आपके पास, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। हाँ जी, चेंज इन लेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन किसे कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज को, चेंज इन लेंथ ओवर क्या होगा आपके पास, ओरिजिनल लेंथ, कि भी उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। हाँ जी, चेंज इन लेंथ कितना आपके पास, डेल एल है, ओवर आपके पास ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी, L0। हाँ जी, ये आपके पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन। हाँ जी, टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेस की दोनों वैल्यूज जो है वो आप किस में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमने यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। हाँ जी, यंग मॉडुलस का क्या फार्मूला है आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर क्या आपके पास, टेंसाइल स्ट्रेन। हाँ जी, टेंसाइल स्ट्रेस की क्या वैल्यू है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन की क्या वैल्यू है, डेल एल ओवर L0। हाँ जी, यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू एरिया, बच्चे ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। L0 नीचे डिवाइड हो रहा है, उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय L0 इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, डेल L। अच्छा जी, जो डेल L है आपके पास वो क्या है, चेंज इन लेंथ है। क्या है, चेंज इन लेंथ है। ये आपके पास टोटल लेंथ है उसकी, यहाँ तक क्या आपके पास L0 है, ओरिजिनल लेंथ ये थी ना हमारे पास, यहाँ तक L0 थी। तो आप इस टोटल में से L0 को अगर माइनस कर दें तो आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो आपके पास डेल L जो है वो यहाँ पे इक्वल है L माइनस L0 के। किसके इक्वल है, L माइनस L0 के। तो यहाँ पे अगर आप डेल L की वैल्यू पुट करते हैं तो यंग मॉडुलस का क्या फार्मूला आ जाएगा, y इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, L0 इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया, एरिया इनटू क्या आ जाएगा, L माइनस L0। तो ये था हमारे पास क्या है जी, यंग मॉडुलस है। जो हमने यंग मॉडुलस के आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, कि बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करें और बॉडी की लेंथ में क्या आए, चेंज आए, ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आए। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ,
कि लेंथ के अंदर चेंज कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसकी आप रेशियो फाइंड करेंगे जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है और ओरिजिनल लेंथ, तो आपके पास वो क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेन, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।